नमस्कार दोस्तों। और आज बात होगी एफसीआरए पे और इसके साथ यूजीसी बिल पे। पहले बात यूजीसी बिल की। दोस्तों आज मैंने एक छोटा सा नोट्स देखा और उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल आए। उसमें लिखा था छोटे से उस नोट्स में कि भारत में अभी जो है 131 एसटी और एससी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 112 ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कुल मिला के 243 एमपीज जो हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार जो है वो यूजीसी बिल पास नहीं करा पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की जो सरकार है वो 15% सवर्णों की गुलाम है। और ये ऐसे ही अगर चलेगा तो फिर उनके अधिकारों का क्या होगा, यानी कि जो ओबीसी है, बैकवर्ड है, और एससी एसटी उनके अधिकारों का क्या होगा। तो इस तरीके से मतलब कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके जस्ट उलट जो मैंने एक और वीडियो देखा था, वो नोट्स नहीं था, वो वीडियो था। उसमें एक व्यक्ति जो वो कह रहा है कि यहाँ का सवर्ण इतना नाकारा हो चुका है कि वो यूजीसी बिल को रोक भी नहीं पा रहा है और बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी वो गालियां भी दे रहा था। कहने का मतलब कि एक तबका इसको रोकना चाहता है और एक तबका इसको लागू करना चाहता है यूजीसी बिल को लेके। मतलब भारत का जो पूरा समाज है वो अभी बटा हुआ है यूजीसी बिल के ऊपर। दूसरी तरफ भारत में ही एफसीआरए बिल भी लाया जा रहा है और इस पर डिबेट हो जाएगा 2-4 दिन के भीतर। इस बिल के बारे में मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे चैनल्स को देखते होंगे और इससे जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इसके बारे में मैंने काफ़ी बड़े स्तर पर चर्चा की थी कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं और उनको लेकर सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद भी यूएस के सीनेट ने और बाकी जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने किस तरीके से इसका अपोज किया है। रैली मूर की अगर बात करें जो अभी रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो इसको खुले तौर पे जो कहा है कि ये तो क्रिश्चियनिटी पे अटैक है। इसके साथ साथ जो दूसरे उसके लीडर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये क्रिश्चियनिटी पे अटैक है। पूरी अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस जो है वो इसको रोकने पर लगी हुई है कि एफसीआरए भारत में पास नहीं होना चाहिए। इवन भारत का जो विपक्ष है वो भी इसको रोकने पर लगा हुआ कि एफसीआरए जो है वो पास नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं एफसीआरए के बारे में चर्चा करूं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो कहीं से भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है कि ये क्रिश्चियनिटी को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, चर्चों के ऊपर अटैक होंगे या मिशनरी फंडेड जो भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं या जो भी इनके चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं उन सब पे सरकार एक कठोर कार्रवाई करने जा रही है। और सरकार जो है वो इसको कहीं ना कहीं बंद करना चाहती है, इसको खत्म कर देना चाहती है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें भारत में ना हो। इसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है हमारे देश के लीडरों के द्वारा और अमेरिकन जो सीनेट्स और कांग्रेस के लोग हैं, इवन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक तो वो वहाँ पे हैं ही, तो उन सबके द्वारा इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। बात यहाँ पे ये हो जाती है कि हम इंडियंस जो हैं, हम भारतीय जो है वो यूजीसी में उलझे हुए हैं, जबकि यूजीसी से बड़ी जो चुनौती है इस देश के सामने वो एफसीआरए बिल है। दोस्तों कन्वर्जन भारत में इतना तेजी से हो रहा है और इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य और साउथ के राज्य तो है भारत के हाथ से लगभग निकलते चल जा रहे हैं। आप केरल की बात कर लें, वहाँ पे डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हुई है। आप तमिलनाडु की बात कर लें, वहाँ पे जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो वो पूरी तरीके से भारत के हाथ से निकलता चला जा रहा है ये पूरा का पूरा। एफसीआरए अगर किसी को लगता है कि ये उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो ये उसका सोचना है, ये स्वाभाविक है। क्योंकि सरकार जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की बात कर रही है कि वो ये देखना चाहती है कि जो भी फॉरेन फंडिंग चीजें हैं वो भारत में कहां कहां इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार ने साफ कहा है कि अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज एफसीआरए किसी रिलीजन को डराने के लिए नहीं है। एफसीआरए जो है
वो बेसिकली गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इसके साथ साथ फॉरेन फंड को मैनेज करने की बात हो रही है। जबकि हमारे देश के कुछ लोगों ने और कुछ माइनॉरिटीज कमिटी ने, इवन अमेरिकन ने भी, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा इसको लेके एक ओपोज देखने को मिल रहा है। भारत का इंटरनल मैटर है, भारत की संप्रभुता की बात है और इसमें किसी दूसरे देश को तो दखल देना भी नहीं चाहिए। उसके बाद भी विदेश के लोग यहाँ पे, इवन अमेरिका हो चाहे कि दूसरे देश की बात करें, तो वहाँ के लोग जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यही फॉरेन फंडिंग की बात जब अमेरिकन या फिर अमेरिका के ऊपर लागू होती है, तो आप देखिए कि वहां पे फॉरेन फंड को लेके जिस तरीके से रूल्स बने हुए हैं कि आप 1 रुपया भी वहां के इलेक्शन में नहीं खर्च कर सकते। मतलब फॉरेन फंडिंग पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली बैन है वहां के जनरल इलेक्शन में। वहां की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बड़े गिफ्ट वगैरह भी जो है फॉरेन गिफ्टेड चीजें भी नहीं पहुंच पाती हैं। उन्होंने इतनी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है, उन्होंने इतना कठोर पाबंदी लगाया हुआ है कि फॉरेन फंडिंग वहां पे करना ही एकदम संभव नहीं हो पाता। भारत अगर इसी को करने की कोशिश करता है तो फिर भारत को इसको करने से रोका जा रहा है कि भारत ये ना करे। ये है डबल स्टैंडर्ड। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को माना है कि भारत के जनरल इलेक्शन में 2024 के जनरल इलेक्शन में लगभग $21 मिलियन खर्च किया गया था वोटर टर्नआउट के लिए। आप सोचिए, भारत में $21 मिलियन खर्च हो जा रहे हैं वोटर टर्नआउट के लिए, और अमेरिका के जनरल इलेक्शन में आप किसी तरीके की कोई भी इलेक्शन में 1 रुपया तक नहीं लगा सकते हैं। इतना वहां का लॉ जो है स्ट्रिक्ट है फॉरेन फंडिंग को लेकर। तो जो अगर अब ये भारत वही कर रहा है तो इसमें हर्जा क्या है? लेकिन फिर भी इसे दिखाया जा रहा है कि ये ईसाइयों के ऊपर टारगेट हो रहा है या ईसाइयों के ऊपर भारत टारगेट कर रहा है। अब एक तरफ FCRA जैसा इतना इंपॉर्टेंट बिल है जिस पे हर इंडियंस को सोचना चाहिए, लेकिन इंडियंस परेशान है UGC बिल को लेके। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको कहां देखना चाहिए और आप देख कहां रहे हैं। ठीक है, UGC बिल में भी जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन FCRA को किसी भी मामले में कम नहीं आंका जा सकता या ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर भारत में इसी तरीके से कन्वर्जन होता रहा या भारत में इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग होती रही तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है हर इंडियंस की। मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं या कुछ स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये जिस तरीके से प्रिवेल कर रहा है अभी पूरे भारत में, ये आने वाले समय में और ज्यादा समस्या खड़ी करने वाला है। आप समझ लें कि बहुत जरूरी FCRA भारत में लेके आना। लेकिन हम इंडियंस की निगाह कहाँ है? हम इंडियंस की निगाह है UGC बिल के ऊपर। अगर आपकी आइडेंटिटी ही गायब हो गई आने वाले 10 साल 20 साल बाद, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? या फिर आप ही अगर माइनॉरिटी में चले आए अपने ही देश में, तो फिर आपकी क्या हालत होगी? विश्व का 5वां सबसे बड़ा चर्च पंजाब के जालंधर में बन रहा है, उसको लेके कोई सुगबुगाहट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट होता है तो पूरा भारत का मीडिया, पूरा भारत का इन्फ्लुएंसर कवर करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उससे TRP मिलती है, उससे लाइक्स मिलते हैं, उससे व्यूज मिलते हैं, उससे स्पॉन्सर मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप उन चीजों की तरफ भी ध्यान ले जाइए या उन चीजों को भी दिखाइए जो कहीं ना कहीं भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, भारत के फेडरलिज्म को चैलेंज करते हैं, भारत की यूनिटी को चैलेंज करते हैं और भारत के फ्यूचर को चैलेंज करते हैं। अगर इस पे ध्यान हमारा आज नहीं है तो आने वाले समय पे ध्यान देने के लिए कोई बचेगा भी नहीं। ये समझने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितना UGC बिल को कवर करते हैं उतना FCRA बिल को भी कवर कीजिए, उसको भी उतना कवरेज दीजिए। ये सारे मीडिया पर्सन के लिए, सारे रिपोर्टर्स के लिए, सारे जर्नल्स के लिए, इवन हर इंडियंस के लिए जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।